दोस्तों, ये कहानी है अतुल सुभाष की, जो कानून की बनाई हुई व्यवस्था से हार कर एक गलत कदम उठाता है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आइए इस कहानी के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। अतुल अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरा करके बेंगलुरु में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में डीजीएम के पद पर काम कर रहा था। वो अपने काम में काफी सिंसियर और लॉयल था। वो अपने पेरेंट्स से भी कभी कभार मिलने के लिए बाहर जाया करता था। एक दिन, बेटा, तुझे मिले हुए साल हो गए। तू कब आ रहा है हमसे मिलने के लिए? मेरी आंखें तरस गई है तुझे देखने को। माँ फिक्र क्यों कर रही हो? मैं जल्दी ही आप लोगों से मिलने के लिए वापस गांव आऊंगा। बस थोड़ा बहुत काम है, मैं उसे निपटा कर वापस आ जाऊंगा, ठीक है? बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन तूने अपनी शादी के बारे में क्या सोचा है? अगर घर में बहू आ जाएगी तो मेरा भी मन लगा रहेगा। अभी मानो ये घर अकेले काटने को दौड़ता है। ठीक है माँ, मैं जल्दी गांव आ जाऊंगा ना, फिर इस बात पर विचार करते हैं। ऐसा कहकर अतुल फोन काट देता है और कुछ महीने बाद अपने माता पिता और भाई से मिलने के लिए बेंगलोर से बिहार जाता है। हाँ क्या मेरा बेटा? हाँ माँ, और पिताजी आप कैसे हैं? बस बढ़िया, बिल्कुल मस्त। तेरा काम कैसा चल रहा है? हाँ, सब बढ़िया चल रहा है पिताजी। और छोटे, तू कैसा है? पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है ना तेरी? बढ़िया चल रही है भैया। अब बेटा, तू इन बातों को घुमाना छोड़ और ये बता कि तू शादी कब कर रहा है। क्या भैया, आप भी 5G के जमाने में 2G वाला सवाल पूछ रहे हैं? पूरी दुनिया ऑनलाइन आ गई है और आप हो कि बस बातें कर रहे हो। हाँ, चलिए मैं एक काम करता हूँ, आपके नाम की एक प्रोफाइल शादी.com पर बना देता हूँ। फिर देखिएगा आपकी शादी कैसे चुटकियों में हो जाती है। इस तरह अतुल के छोटे भाई की बात सुनकर उसके सभी घर वाले हंसने लगते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और शादी.com पर एक निकिता सिंघानिया की प्रोफाइल मिलती है, जिससे अतुल बात करता है। जहां दोनों के घर वालों को रिश्ता मंजूर हो जाता है, वहीं निकिता के पिता की तबीयत कुछ सही नहीं थी, जिस कारण से उन्होंने निकिता की शादी जल्दबाजी में अतुल से करवा दिया और निकिता शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। आओ बहू आओ, आज से ये घर तुम्हारा हुआ। जी माँ जी। इसके बाद निकिता कलश को नीचे गिराते हुए घर के अंदर प्रवेश करती है। ऐसे ही कुछ समय हंसी खुशी से बीतता है और अब अतुल को अपने काम के सिलसिले में बेंगलोर वापस जाना था। और अभी हाल में ही शादी होने के कारण से अतुल को अपने साथ निकिता को भी ले जाना पड़ता है, जिसके बाद वो दोनों फ्लाइट से बेंगलोर अपने घर पहुंच जाते हैं। निकिता जी, ये रहा हमारा कमरा। अतुल जी, आपको नहीं लगता कि ये घर थोड़ा छोटा है? हाँ, थोड़ा छोटा है, पर वैसे मतलब ये घर जो है ये मेरा 1 BHK का है। आपको तो पता ही है ना कि बेंगलोर में हर चीज़ कितनी महंगी है, इसलिए मैंने ज़्यादा बड़ा घर लेने के बारे में सोचा ही नहीं। ठीक है, ये घर भी काफी अच्छा है। वैसे हम दोनों जब तक गांव में थे एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाए, ना ही हमने ठीक से एक दूसरे से बात की। हाँ, सही कह रहे हो आप। अतुल जी, मैं आपको बता दूं कि मैं एक मॉडल ख्यालों वाली लड़की हूँ और मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पिताजी की बीमारी और घर वालों के दबाव में आने के कारण मैंने ये शादी कर ली। अच्छा, ऐसी बात है। वैसे तुम इस शादी से खुश तो हो ना? हाँ, मैं शादी से बहुत खुश हूँ। मुझे शादी से कोई एतराज नहीं है। निकिता ऐसा कहकर अतुल की बातों को थोड़ा काट देती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को समय देते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और अतुल कामयाबी की बुलंदियों को छूता है। साथ ही कुछ महीने बीतने के बाद अब निकिता भी गर्भवती हो जाती है, जिस कारण से अतुल उसका अच्छे से ख्याल रखता है। निकिता, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है और कुछ फ्रूट्स भी काट दिए हैं, ठीक है? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम थोड़ा ध्यान रखना अपना और जल्दी से चीज़ें खा लेना, ठीक है? और हाँ, हेल्दी चीज़ें ही खाना। ठीक है, मैं समझ गई। वैसे भी मैं कुछ फालतू की चीजें नहीं खाती, तुम्हें तो पता ही है ना। फिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हारे अंदर न्यूट्रिशन की कमी बताई है। तुम भूल गई क्या? तुम्हें अपने सेहत का ख्याल रखना है। ये तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सारी बातें समझाकर अतुल ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही अतुल रोज ही निकिता का अच्छे से ध्यान रखता है और इसी प्रकार से 9 महीने बीत जाते हैं और निकिता बेंगलुरु के सबसे अच्छे और बड़े हॉस्पिटल में अपने बच्चे को जन्म देती है। चारों ओर खुशियां ही खुशियां होती है। इस बीच बच्चे का सही प्रकार से ध्यान रखने के लिए अतुल अपनी माँ को बिहार से बेंगलोर बुला लेता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों पर अक्सर अपनों की ही नजर लग जाती है। ऐसा ही कुछ अतुल और निकिता की जिंदगी में भी होता है। अतुल जी, माँ जी आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। शायद उन्हें कोई आपसे जरूरी काम है। एक बार आप बात कर लीजिए। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ।
ये कहकर अतुल निकिता की माँ से बात करने लगता है। जी माँ जी, बोलिए ना, क्या बात है? दामाद जी, हमें कुछ पैसों की जरूरत थी। माँ जी बताइए, कितने पैसे चाहिए आपको? अब मैं अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। दामाद जी, आपसे पैसे तो मुझे नहीं मांगना चाहिए था, लेकिन हमारे पास अब कोई और चारा नहीं था। माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। जी बेटा जी, आप मुझे अभी 15 लाख ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है माँ जी, मैं अभी करता हूँ। ऐसा कहकर अतुल निकिता की माँ मनीषा को 15 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता है, जिसके बाद निकिता की माँ अपने आप से कहती है, मेरा दामाद तो बड़ा ही अमीर है। मैंने एक बार में 15 लाख रुपए मांगा और उसने बिना हिचकिचाहट के ही मुझे 15 लाख दे भी दिए। निकिता सही कह रही थी कि उसका पति काफी मोटा कमाता है। मुझे ही अपनी बेटी के साथ मिलकर कुछ करना होगा ताकि ये हमें और भी पैसे दे सके। एक काम करती हूँ, कल मैं निकिता से बात करती हूँ। जिसके बाद अगले दिन मनीषा अपनी बेटी निकिता को कॉल करती है। माँ, आप कैसी हो? ठीक तो हो ना? नहीं बेटी, मैं ठीक नहीं हूँ। तुझे तो पता ही है कि तेरा भाई कोई कामकाज नहीं करता। हाँ माँ, मुझे पता है। माँ, मैं आपको बता दूं कि मेरे यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मेरा तो मन ऐसा करता है कि मैं अभी के अभी वहाँ आ जाऊं। यहाँ मेरी सास घूसट बुढ़िया दिन भर मेरे सर पर मेरे चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। पता नहीं वो मेरे से क्या चाहती है। बेटा, मन तो मेरा भी तेरे बगैर नहीं लगता, लेकिन क्या करूं? तेरी इस बेचारी माँ के पास तो ना घर है ना ही रोजगार। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं हूं ना। बेटी, तू एक काम कर, आज दामाद जी से मुझे 50 लाख रुपए और दिला दे, ताकि मैं यहाँ घर बना सकूं, और उसके बाद मैं तुझे यहीं पर बुला लूंगी। सच में माँ, आज ही इस बारे में बात करूंगी। ऐसा कहकर निकिता अपनी माँ का फोन काट देती है और अब अतुल शाम को घर आता है और वो इस बारे में उससे बात करता है। अतुल जी, मेरे मायके वाले को थोड़े पैसे चाहिए थे। अरे अभी 1-2 दिन पहले ही तो मैंने 15 लाख रुपए दिए थे। नहीं, 15 लाख रुपए से कुछ नहीं होने वाला। उन्हें पूरे 50 लाख रुपए की जरूरत है और वो आपको देना पड़ेगा। तुम पागल तो नहीं हो गई हो निकिता? 50 लाख रुपए? मतलब तुम समझ भी रही हो तुम क्या कह रही हो? अरे इतने पैसे कमाने में लोगों की नानियां याद आ जाती है, और तुम हो कि एक मामूली सी बात समझ नहीं रही हो, हैं? देखिए, मैं कुछ नहीं जानती। आपको उन्हें पैसे देने ही होंगे, नहीं तो? नहीं तो क्या? हाँ, तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, आप इसे धमकी ही समझ लीजिए। ठीक है, अगर ऐसी बात है ना, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को 1 रुपए भी नहीं दूंगा। जाओ जाओ, देखता हूँ तुम लोग क्या करने वाले हो। इस तरह अतुल के कहने पर निकिता काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वहीं जब ये बात निकिता अपनी मां निशा को बताती है तो वो उसे और भी ज्यादा भड़का देती है और अपनी बातों में उसे ऐसे पिरो लेती है जैसे जलेबी में चाशनी, क्योंकि निकिता अब अपना खुद का दिमाग नहीं बल्कि अपने माँ के दिमाग के अनुसार चल रही थी। इसलिए वो अपने ससुराल को छोड़कर अपने छोटे से बच्चे के साथ अपनी माँ के घर चली जाती है। बेटी, मुझे पता था वो आदमी तुझे 1 रुपए भी नहीं देने वाला। तू एक काम कर, तू अपने ससुराल वालों पर दहेज का केस कर दे। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। उन लोगों का दिमाग ठिकाने पर लाने के लिए मुझे शायद ऐसा ही करना चाहिए। इसके बाद निकिता अपने ससुराल वालों पर झूठे दहेज का केस कर देती है, जिस कारण से अतुल का परिवार एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाता है जहां से निकल पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि अतुल और उसके परिवार वालों पर निकिता केस जीतने के लिए बहुत ही घिनौना अपराध लगाती है। वो अपने छोटे से बच्चे को भी उसके पिता से मिलवाती नहीं है, जिस कारण से अतुल बहुत ज्यादा टूट जाता है। शायद मैं इस कानून से अकेले नहीं लड़ सकता हूँ। अगर मैं यहाँ हूँ तो ये कानून, मेरे ससुराल वाले सभी मेरे खिलाफ खड़े रहेंगे और इस कारण से मैं और मेरा परिवार हमेशा दुखी रहेगा। इसलिए मुझे इस जहां से अलविदा कहना होगा। मैं जा रहा हूँ। ऐसा सोचकर अतुल इस जहां को अलविदा कह देता है और जब ये बात पूरी दुनिया में फैलती है तो एक शख्स अतुल की आवाज बनकर एक साथ कानून को टटोलता है और अतुल को इंसाफ दिलाता है। निकिता और उसके द्वारा लगाए गए इल्जाम सारे झूठे साबित होते हैं और दहेज के इस झूठे केस के कारण कानून निकिता को भी सजा सुनाती है। इस तरह से यहाँ पर सच्चाई की जीत होती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, परिस्थितियां कैसी भी हो, इंसान को अपने जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। अरे काकी, ये आप क्या कर रही हो?
देखो ना, आपके कपड़ों से निकला हुआ सारा गंदा पानी और मेल इस नदी में जा रहा है। और आप जानती हो कि हम इसी नदी का पानी पीते हैं। इससे आप और हम बीमार हो सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है, जब ये नदी हमारे इतना काम आ रही है तो हम इसे साफ रखें। तेरी बड़ी कैची की तरह जुबान चल रही है। तुझे इतना भी नहीं सिखाया गया अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं। कल की लड़की तू हमें सिखाएगी कि यहाँ किस तरीके से रहना जीना है। जब से मैं इस गांव में ब्याह के आई हूँ, मैं इसी तरह कपड़े धोया करती हूँ। चल चल अपना काम कर। आई बड़ी ज्ञान देने वाली। काकी, आप बुरा क्यों मानती हो? राधिका सही तो कह रही है। अगर हम इस नदी को साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो ये जल्द ही सूख जाएगी और हम पानी के एक एक बूंद के लिए मोहताज हो जाएंगे। इस नदी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अरे तू जा रही है या नहीं? 4 क्लास क्या पढ़ गई हो? तुम पांचों बहनें खुद को कलेक्टर समझने लगी हो। क्या चली आती है जब देखो तब दूसरों के काम में टांग अड़ाने। अरे दीदी चलो ना यहाँ से। आप किन लोगों को समझा रही हो? अगर इतनी समझ होती इनमें तो ये जो बीमारी है ना इस गांव में फैली हुई है, ये होता ही नहीं। वैसे हमें क्या, हम तो कुछ दिनों में ब्याह कर इस गांव से चले ही जाएंगे। ये कहानी है भोपाल के करीब एक छोटे से गांव बहरन में रहने वाली 5 बहनें राधिका, विद्या, शिल्पा, विनीता और नंदिनी की, जिन्होंने हाल में ही अपनी पढ़ाई पूरी की है। वो अपने गांव में हो रही पानी की बर्बादी को लेकर बेहद चिंतित थी, क्योंकि इस गांव में पानी के स्रोत के रूप में गंगा से जुड़ी हुई एक सहायक नदी शिप्रा थी, जिसमें पूरा गांव नहाना, जानवरों को नहलाना, बर्तन कपड़े धोना इत्यादि सारे कामों के लिए इस पानी का इस्तेमाल किया जाता था। अरे बिटिया, तुमने पानी लाने में कितना समय लगा दिया। आखिरकार नदी पर जाकर तुम करने क्या लग जाती हो? तुम पांचों ही पूरे 1 पहर के बाद ही घर की ओर लौटी हो। अरे माँ, ये गांव की औरतें हैं ना, जिन्हें कुछ समझ नहीं आता। वो नदी के पानी को नाले के पानी में बदलने में लगी पड़ी हैं। यहाँ तक कि वो उस नदी के अंदर अपने गंदे बर्तन, कपड़े, यहाँ तक कि घर का कचरा भी बहा देती हैं। नंदिनी की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। अब तुम्हारे हंसी ठिठोली के दिन नहीं रहे। तुम बड़ी हो चुकी हो और बड़ों की तरह व्यवहार किया करो। और तैयार रहना, कल तुम पांचों को देखने पास के ही गांव हिमानी से वसुंधरा बहन अपने बेटों के साथ आ रही है। उनके सामने अपनी ये कैची जैसी जुबान बंद ही रखना, क्योंकि उन्हें अपने बेटों के लिए पत्नी चाहिए, अध्यापिका नहीं। ऐसे ही रात गुजर जाती है और अगली सुबह उन 5 बहनों के लिए एक नई जीवन की पहर आती है, जब वसुंधरा अपने 5 बेटे दिग्विजय, रितेश, सिद्धार्थ, सुनील और मनोज के साथ आती है। आइए आइए बहन जी, आपका हमारी इस छोटी सी कुटिया में स्वागत है। अरे भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो? ये प्यार से बसाया गया घर है और घर तो इसमें रहने वाले लोगों से बड़ा होता है, आकार से नहीं। चलिए, हमारे बेटे भी आपकी बेटियों को देख लें। आप उन्हें बुला दीजिए, मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। 5 बहनें हाथ में नाश्ता लेकर वसुंधरा के पास आती हैं। भाई साहब, आपकी पांचों बेटी नैन नक्श से तो काफी सुंदर है और मैंने सुना है पढ़ी लिखी भी है। मुझे अपने घर को संभालने के लिए ऐसी ही लड़कियों की तलाश थी। मुझे आपकी बेटी पसंद है। क्या आपका भी ख्याल मेरे बेटों को देखकर यही है? जी जी बिल्कुल, हमारा भी ख्याल यही है। मुझे लगता है कि आपके घर में मेरी बेटियां खुश रहेंगी और आपको कभी भी किसी चीज़ की शिकायत का मौका नहीं देंगी। मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। वसुंधरा का परिवार भी धर्मेंद्र के परिवार की तरह ही एक गरीब परिवार था, जो अपने जीवन यापन के लिए मजदूरी पर निर्भर था। उसके 5 बेटे पास के ही खेतों में खेती और अन्य बेटे कारखाने में मजदूरी का काम किया करते थे। आने वाले कुछ समय में गोदावरी की 5 बेटियों की शादी वसुंधरा के 5 बेटों से हो जाती है और वो ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती हैं। आज हम सबकी पहली रसोई है, इसलिए हम कुछ अच्छा सा बनाते हैं। पहले मीठा बना लेते हैं। क्यों ना हम खीर या हलवा बनाएं? हाँ दीदी, उसके बाद हम कल ही अपने गांव से लाई हुई कच्ची हरी सब्जियां, लौकी और तोरी की तरकारी बना देंगे। 5 बहनें जैसे ही किचन में जाती हैं तो वो देखती हैं कि मटकों में पानी नहीं है और विद्या आकर अपनी सास वसुंधरा से कहती है, माँ जी, घर में तो पानी की एक बूंद भी नहीं है। आप लोग पानी की व्यवस्था कहाँ से करते हैं? आप मुझे बताइए, हम जाकर मटके में पानी भर लाते हैं। अरे नहीं बहू, कल ही तुम इस घर में आई हो, पानी मैं लेकर आती हूँ, तुम यहीं रुको। नहीं माँ जी,
आप कष्ट मत कीजिए। अब आपको इन सब के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम है ना, हम पानी ले आएंगे। आप बस हमें बता दीजिए कि हमें कैसे जाना है। हमारे गांव में पानी के लिए केवल एक कुआं है जहां से पूरा गांव पानी भरता है। वो एकमात्र स्रोत है जहां पानी के लिए जो तुम्हें घर से निकलते ही थोड़ी दूर पर मिल जाएगा। कुछ औरतें तुम्हें पानी भरते हुए भी दिख जाएंगी। जी माँ जी। विद्या और राधिका दोनों ही मटके उठाकर घर से निकल जाती हैं और कुछ दूरी पर जाकर देखती हैं कि वहां पर कुछ औरतें पानी भरने के लिए बर्तन लेकर खड़ी हैं। दोनों भी उसी ओर चली जाती हैं। क्या हुआ? आप लोग इस तरह क्यों मायूस होकर खड़े हैं? आप सभी पानी क्यों नहीं भर रहे हो? अरे बेटिया, पानी तो हम तब भरेंगे जब कुएं में पानी बचेगा। ये कुआं सूखता जा रहा है। दिन पर दिन मानो इसमें बेहद थोड़ा पानी बचा है। कुछ भी एक मटका ले जाओ जिससे तुम्हारा गुजारा हो जाए। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि जब इस कुएं का पानी खत्म हो जाएगा तो ये गांव किस तरह जीवित रह पाएगा। दोनों बहनें अपने अपने मटके में थोड़ा थोड़ा पानी लेकर घर की तरफ लौट आती हैं और आकर ये बातें अपनी बहनों को बताती हैं। सोचा था मायके में पानी को लेकर बेहद परेशानी है, लेकिन ससुराल में तो कम से कम इस परेशानी से छुटकारा मिलेगा। लेकिन देखो, यहाँ तो उससे भी बड़ी मुसीबत है। कम से कम हमारे गांव में पानी तो था। अब हम लोग करे तो करे क्या? अब इस 2 मटके के पानी से तो हमारा गुजारा हो नहीं पाएगा। सभी बहनें मिलकर उन 2 मटके पानी से 3-4 दिन तक गुजारा कर लेती हैं और आखिर में कुएं का पानी पूरी तरह से सूख चुका था। पूरा गांव पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा था। कहीं भी पानी की एक बूंद नहीं बचती है। प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है और घर में पानी की एक बूंद तक नहीं बची। इस तरह तो हम और ये पूरा गांव पानी के लिए तरसते हुए ही मर जाएगा। जब मैं बहुत छोटा था तो मैंने अपनी दादी माँ से इस गांव में छुपी एक नदी के बारे में सुना था, लेकिन आज तक किसी को भी वो नदी नहीं मिली। लेकिन दादी माँ कहती थी कि वो नदी यहाँ मौजूद है। क्यों ना हम लोग उस नदी को ढूंढने चलें। डूबते हुए को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। वैसे भी हम बिना पानी के मर ही रहे हैं, तो क्यों ना आखिरी कोशिश कर ही ली जाए और हम चलते हैं। 5 बहुएं अपने पतियों के साथ जंगल की ओर नदी को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें नदी कहीं पर भी नजर नहीं आती। थक कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। इतना ढूंढने के बाद भी हमें नदी का नामो निशान नहीं मिला। लगता है कि इस गांव में कोई भी नदी नहीं है। वो केवल दादी माँ की एक कहानी थी। हम सब वापस चलते हैं। घर पर माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। 1 मिनट, क्या तुम सबको पानी की आवाज आ रही है? चलो उस ओर। मुझे लग रहा है नदी इस ओर है। थोड़ा और ढूंढने पर और उस पानी की आवाज़ का पीछा करते हुए आखिरकार वो लोग जंगल से थोड़ी दूरी पर उस नदी के पास पहुंच जाते हैं। वो काफ़ी बड़ी नदी थी। मानो उसका क्षेत्रफल इस गांव के क्षेत्रफल से कई गुना ज़्यादा था। उसका पानी मोतियों की तरह चमक रहा था। इसका मतलब दादी माँ बिल्कुल ठीक कह रही थी। यहाँ तो सच में काफ़ी बड़ी नदी है। इस नदी से तो ये पूरा गाँव अपनी कई पीढ़ियों तक आराम से पानी ले सकता है। चलो ये खुशखबरी पूरे गाँव वालों को सुनाते हैं। 5 बहुएं जल्दी से अपना अपना मटका भरकर गांव की तरफ लौट आती है और ये खुशखबरी गांव वालों को सुनाती है। ये तो तुमने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। मानो पूरे गांव में फिर से प्राण आ गए हैं। नहीं तो हमें लगा था कि ऐसे ही निर्जल तड़प तड़प कर हम मर जाएंगे। तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आज ही अपने परिवार के साथ शहर जाने वाला था, क्योंकि मेरे बच्चे प्यास से मर रहे थे। तुमने तो हमें फिर से जीवन दे दिया। वो नदी गांव से काफी दूर होने के चलते गांव वाले नदी के आसपास ही अपना घर बना लेते हैं और वहीं पर वो बस जाते हैं। काफी टाइम तक वो लोग उस नदी का सदुपयोग करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है गांव के लोग उस नदी के पानी में अपनी गाय भैंसों को नहला रहे होते हैं। उसी में घर का मल और कचरा फेंक देते हैं। जूठे बर्तन की जूठन और कपड़ों का मैल भी सब कुछ उस नदी में बहा रहे होते हैं और इसी पानी को वो पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे गांव में बहुत सारी बीमारियां फैल जाती है और लोग बीमार भी रहने लगते हैं। यहाँ तक कि वो लोग पानी के अंदर ही शौच करने लगते हैं। अरे ये लोग तो हमारे पेतरक गांव के लोगों से भी एक कदम आगे हैं। ये तो नदी को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस तरह से हम फिर से पानी से वंचित हो जाएंगे। लेकिन दीदी, हम क्या करें? इतने सारे लोगों को समझाना आसान बात नहीं है। हमें कोई और ही उपाय निकालना पड़ेगा, जिससे गांव वाले नदी का उपयोग भी कर ले और दूषित भी ना करें।
मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम इस नदी के कुछ हिस्से कर दें, जिससे हमारे पास एक साफ पानी का हिस्सा बचा रहे, जिससे हम पीने में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन नदी के हिस्से, क्या ये आसान बात है? और हम ऐसे कैसे कर पाएंगे? पानी को बचाना है तो हमें नदी को हिस्सों में बांटना ही पड़ेगा। अगली सुबह पांचों बहुएं हाथों में जमीन खोदने वाले फावड़े, कुदाल, कुल्हाड़ी वगैरह लेकर नदी की ओर निकल जाती हैं और नदी के आसपास खोदना शुरू कर देती हैं। ऐसे ही कई हफ्ते गुजर जाते हैं और वो पांचों बहुएं, राधिका और विद्या, नदी की दाईं तरफ खुदाई करती हैं तो 3 बहुएं नदी की बाईं तरफ 3 गड्ढे खोदते हैं, जिससे नदी का पानी 6 हिस्सों में बढ़ जाता है। दाईं तरफ खोदी गई जगह से 2 पानी की नदी निकलती है, वहीं बाईं तरफ खोदी गई जगह से 3 नदियां निकलती हैं, जिन्हें देखकर गांव वाले काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अरे ये तुम सब लोगों ने क्या किया? इतनी बड़ी नदी को तुमने 6 नदियों में बदल दिया। ये हमने आप लोगों के लिए किया है। एक नदी के पानी का इस्तेमाल आप लोग नहाने, धोने और अपने जानवरों को नहलाने में कर सकते हो। दूसरी नदी का इस्तेमाल आप सभी लोग मछली पालने के लिए कर सकते हो। एक नदी के पानी का इस्तेमाल आप खेती में सिंघाड़े, कमल आदि उगाने में कर सकते हो। और एक नदी का इस्तेमाल आप लोग रोजमर्रा की चीज जैसे कपड़े धोने, बर्तन धोने में कर सकते हो। और बची एक नदी जिसे हम स्वच्छ रखना चाहते हैं, वो आप पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह पानी गंदा भी नहीं होगा और आप लोगों का काम भी नहीं रुकेगा। आप अपने काम उसी तरह कर सकेंगे। जैसे जैसे समय गुजरता है ये 6 नदियां उस गांव के लिए कारगर साबित होने लगती हैं, क्योंकि ना ही तो उन्हें अब खाना बनाने और पीने के लिए नदी के गंदे पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, और गांव वालों के जीवन में इन 6 नदियों से बेहद आसानी हो जाती है। स्वच्छ जल का इस्तेमाल करने की वजह से अब गांव से बीमारियां भी दूर होने लगती हैं।